सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल कमू टॉक्स को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कमू टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं और किस प्रकार से आपको हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आज की डेट पे जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सोचते हैं तो पूरे मार्केट में इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही रहेगा, कौन सी कंपनी में आपको कम प्रीमियम में एक अच्छा कवर मिल पाएगा, या कौन सी कंपनी आपको अच्छा क्लेम दे पाएगी, या बोलना चाहिए कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कितने सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, कैशलेस हॉस्पिटल्स। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको ये सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के टाइम पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट ले लेते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जितना अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उस कंपनी का, उतनी अच्छी होगी वो आपके लिए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में मान लीजिए किसी कंपनी का 98% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी 100 में से 98 लोगों का क्लेम अप्रूव की हुई है। तो इस लिहाज से जितना ज़्यादा आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उस कंपनी का, उतना ही अच्छा है आपके लिए, उतना ही बेटर है आपके लिए। दूसरा पॉइंट है कैशलेस हॉस्पिटल्स की बात। देखिए, जब भी आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो आपको जो हॉस्पिटल्स हैं, आपको कैशलेस हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि कैशलेस हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आपको अपने जेब से पैसे देने नहीं होते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो डायरेक्टली आपके कैशलेस हॉस्पिटल्स को पेमेंट करती हैं आपके ट्रीटमेंट का। तो आपको पूरी लिस्ट देख लेनी है, जिस भी कंपनी में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कितने सारे हॉस्पिटल्स टाई अप हैं, उसको उस लिस्ट को बिल्कुल देख लेना है। उनके वेबसाइट पे ये अपलोडेड रहता है, वहाँ पर जाकर आप उस लिस्ट को भी देख सकते हैं। दूसरा, इस चीज में आप ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने लोकल लोकेशन पे, मतलब आप अपने सिटी पे कितने ज्यादा हॉस्पिटल्स उस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप हैं उसका लिस्ट भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब भी हमको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम अपने लोकल लोकेशन पर ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद ही हमको आगे रिफर किया जाता है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सब हेड, या बोलना चाहिए जो कंडीशंस रहते हैं बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। सब हेड का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। जैसे होता है ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपका जो आईसीयू का खर्चा है वो एक दिन का 10,000 होगा, उससे ज़्यादा हम क्लेम नहीं देंगे, या फिर आपका जनरल वार्ड का खर्चा एक दिन का आपका मान लीजिए 5,000 होगा। तो इस प्रकार से कैपिंग नहीं होना चाहिए, आपको कंडीशंस बहुत सारे नहीं होने चाहिए। आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस चुनिए जो बिल्कुल साफ सुथरा हो और बिल्कुल सिंपल हो आपके लिए, ज़्यादा कंडीशंस इसमें नहीं होने चाहिए। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें तो आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। देखिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले का जो समय है उस समय पर जो भी आपको खर्चे होते हैं, जैसे कि कुछ आपको टेस्ट कराने पड़ गए, कुछ मेडिसिन आपको खरीदने पड़ गई, या जो डॉक्टर का खर्चा है, पूरा पूरा जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर में आता है। उसी प्रकार से हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज होने के बाद जो समय होता है उस टाइम का जो कवर होता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। इस टाइम पर आप जब भी, जैसे मान लीजिए आप डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद आप बेड रेस्ट पे हैं घर पे, आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ आपको टेस्ट कराने पड़े, कुछ मेडिसिन आपको खरीदनी पड़ रही है, तो ये सारे जो है खर्चे आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर में आ जाएंगे। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होना चाहिए, ज़्यादा दिनों के लिए होना चाहिए, ताकि आपके लिए बेटर प्लान हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है ओपीडी की बात। ओपीडी में क्या होता है? ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपने साल भर में आपको क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं कि आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे ट्रीटमेंट कराते रहते हैं बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए। बाहर में मान लीजिए आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या कोई मेडिसिन आपको खरीद रहे हैं, या किसी प्रकार का टेस्ट आप करवा रहे हैं, तो ये छोटे मोटे जो भी खर्चे रहते हैं, मतलब बिना हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तो ये सारे जो खर्चे हैं वो आपको ओपीडी में कवर हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां कभी 4,000 का, कभी 8,000 का अलग अलग वो आपको ओपीडी का भी कवर देती हैं।
तो ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ये आपका ओपीडी में भी कवर हो जाएगा अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं भी होते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वेटिंग पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग डिसीज आती है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग डिसीज है, मतलब जो भी पहले से आपका जो बीमारी है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो क्या होता है कि डायबिटीज़ का जो खर्चा है, जो क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनियां 36 महीने या 48 महीने के बाद इसका क्लेम स्टार्ट करती हैं। तो ये जो क्लेम, जो एग्जिस्टिंग डिसीज का जो क्लेम का पीरियड है, वो आपके इशू होने की, पॉलिसी इशू होने के बीच का जो समय है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। मतलब आप कितना जल्दी आपका एग्जिस्टिंग डिसीज का कवर स्टार्ट हो रहा है ये मैटर करता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नो क्लेम बोनस की बात। देखिए नो क्लेम बोनस क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया हुआ है, कवर आपका 10 लाख का है, साल भर आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ी, तो साल भर में जो भी आपका कवर था, जैसे 10 लाख रुपए था, तो उसका 5% या 10%, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5% लेते हैं तो 50,000 रुपये होता है। तो अगले साल से आपका जो कवर है वो 10,50,000 हो जाएगा। या फिर कंपनी क्या करती है, बोनस के रूप में आपका प्रीमियम को भी कम कर देती है। तो इन दोनों तरीकों से आपको बोनस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, और जिसको हम कहते हैं नो क्लेम बोनस। उसके बाद बहुत सारे ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आपको एक चुनाव करने के लिए था कि किस प्रकार से आप अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस को अपने लिए चुनाव कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब मैं कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। बहुत सारे कॉमन सवाल हैं, 4-5 में इनको आपको कवर कर लेता हूं। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि इंश्योरेंस आखिर कब लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं है, आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। और अगर आप मतलब कम समय में, या बोलना चाहिए अपना एज अगर आपका कम है, उस टाइम पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपका प्रीमियम कम आएगा। दूसरा सवाल हम लेते हैं कि किस प्रकार से लेना चाहिए। मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर लिए हैं, तो आप कहां पर जाकर लें या किस प्रकार से, किस माध्यम से लें। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन भी लेना है तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का आप प्लान ले सकते हो। या फिर अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे भी आपको जाना है तो वहां पर भी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो जिस भी कंपनी का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वहां प्रेजेंट होकर आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। और एक ऑप्शन ये भी है कि कई सारे बैंक क्या करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप करके रखती हैं, उनके प्लान बैंक के जरिए दिया जाता है। तो अगर आपके बैंक में भी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा है तो आप अपने बैंक में भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। तीसरा सवाल जो होता है, जनरली जो लोगों का पूछा गया होता है, वो होता है कि हमको इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए या फैमिली के साथ फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। देखिए आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हो, दोनों अच्छा ही है। लेकिन इसमें क्या आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स को एक अलग फैमिली फ्लोटर में ऐड कर सकते हैं और बाकी बचे हुए मेंबर्स को एक दूसरे फैमिली फ्लोटर में ऐड कर सकते हैं। अब एक और लास्ट सवाल कि कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए मिनिमम आज के डेट पे। देखिए आज के डेट पे जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो छोटे से छोटा चीज़ों के लिए भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, एक साल का आपका 5 लाख का एक आदमी का कवर तो बिल्कुल होना ही चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है हेल्थ इंश्योरेंस। 5 लाख से नीचे का तो बिल्कुल मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए और 5 लाख का ही लेना चाहिए मिनिमम। तो ये था पूरा वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको कैसा लगा ये जो वीडियो है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।